Hello everyone, welcome back to Strata's Biology. Today we will learn about nucleus. So nucleus was first observed by Robert Brown in 1831 in orchid leaf cell. इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस को बेसिक डाई से स्टेन किया, स्टेन विद बेसिक डाई, और उन्होंने स्ट्रक्चर देखा है इसका और उन्होंने उसको टर्म दी क्रोमैटिन। So chromatin term was given by Fleming. Next is its occurrence. So it occurs in all eukaryotes. ये हर यूकैरियोट में मिलता है, यूकैरियोट्स में। बट जो मैमेलियन आरबीसी होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। प्लांट्स में हमें कहाँ मिलता है ये? प्लांट्स में हमें मिलता है सीव सेल्स में, सीव सेल और फ्लोएम, ट्रैकिड्स के अंदर, ट्रैकिड्स के जो सेल होते हैं उसके अंदर मिलेगा, सीव सेल्स और फ्लोएम्स में मिलेगा, और मिलेगा वेसल्स में, वेसल्स ऑफ जाइलम। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल। तो देखिए सबसे पहले होती है ए न्यूक्लिएट कंडीशन। ए न्यूक्लिएट, इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता, विदाउट न्यूक्लियस। ये कहाँ पे देखने को मिलती है हमें? ये मिलती है मैच्योर आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी। दूसरा हमें देखने मिलती है सीव सेल ऑफ वस्कुलर प्लांट्स, सीव सेल ऑफ वस्कुलर प्लांट्स। फिर आती है बाय न्यूक्लिएट कंडीशन, बाय न्यूक्लिएट कंडीशन। जो बाय न्यूक्लिएट कंडीशन है इसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये हमें मिलते हैं सिलिएट्स और प्रोटोजोन्स में, सिलिएट्स एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन में इसका एग्जाम्पल हम पैरामीशियम ले सकते हैं। पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, पैरामीशियम। नेक्स्ट इज पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन। पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन, जो पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन है ये हमें मिलती है कई जगह पे, जैसे कि फंगल हाइफे ऑफ राइजोपस, फंगल हाइफे ऑफ राइजोपस। और इसका दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे और वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे, तो जो फ्यूजन की वजह से होती है उसको हम बोलते हैं सिंसिशियम कंडीशन। और ये होती है एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट में, सिंसिशियम कंडीशन। यहाँ पे क्या हुई? यहाँ पे फ्यूजन हुई बहुत सारे न्यूक्लियस की, और ये मिलती है एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। Now let's discuss its structural part. So nucleus was divided into four components. First is nuclear membrane, nuclear membrane. Second was nucleoplasm, nucleoplasm. Chromatin fiber, chromatin fiber.
एंड फोर्थ इज न्यूक्लियोलस. So now let's discuss nuclear membrane. So nuclear membrane was divided into two. ये दो में डिवाइड होती है क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होएगी. जो फर्स्ट होएगी वो होएगी आउटर, सेकेंड वॉज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. देखिए जो ये वाली मेम्ब्रेन है जो बाहर की साइड है ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो ये वाली मेम्ब्रेन है ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है. जो ये स्ट्रक्चर है, देखिए एक मेम्ब्रेन ये है, एक मेम्ब्रेन ये है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस. और जो ये स्पेस होता है ये होता है ऑलमोस्ट 10 to 15 माइक्रोमीटर का, 10 to 15 माइक्रोमीटर. तो ये 10 to 15 माइक्रोमीटर का होता है. इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस. अब देखिए इसके बाद एक पॉइंट आता है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यू होती है RER के साथ. ये आउटर मेम्ब्रेन थी, ये इनर मेम्ब्रेन थी, ये कंटिन्यू है RER के साथ. जो ER के साथ ये कंटिन्यू है और इनके ऊपर राइबोसोम है, तो हमने कहा RER. और जो राइबोसोम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर भी. जो पूरी आउटर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर राइबोसोम भी ये करती है, ये राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, इसलिए हमें ये RER के साथ कंटिन्यू होएगी. नेक्स्ट चीज़ जो इसकी मूवमेंट, जो ये न्यूक्लियर पोर्स है, जो ये न्यूक्लियर पोर है इनके अंदर जो पार्टिकल्स की मतलब जो प्रोटीन्स है और जो RNAs है उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत डायरेक्शनल की होती है. वो दोनों तरफ मूव कर सकते हैं. वो न्यूक्लियोप्लाज्म में भी जा सकते हैं और साइटोसोल में भी जा सकते हैं. साइटोसोल से न्यूक्लियस के अंदर जा सकते हैं और न्यूक्लियस के अंदर से वो साइटोसोल में जा सकते हैं. इसलिए दोनों तरह की मूवमेंट को शो करता है जो न्यूक्लियर पोर होता है. नाउ लेट्स डिस्कस फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Functions of nuclear membrane. जो फर्स्ट इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि ये न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करके रखता है. रेगुलेट न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो. देखिए जो इसके अंदर ये जो साइटोसोल और जो ये न्यूक्लियस का है इसके अंदर ये बाहर अलग से एक रेशियो होती है, अंदर एक अलग से रेशियो होती है. अगर ये रेशियो में कुछ भी डिफरेंस आता है तो सेल की डिफ्रेंशिएशन करेगा. देखिए जैसे कि अगर साइटोसोल में रेशियो बढ़ गई और न्यूक्लियोप्लाज्म की रेशियो वही रही तो ये क्या करेगा, सेल डिवाइड होना स्टार्ट कर देगा. तो जो न्यूक्लियस है इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर पोर के थ्रू एक रेगुलेट साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करके रखेगा ताकि उसमें कोई भी डिफरेंस ना आए और वो सेम रेशियो रहे थ्रू आउट द सेल डिवीजन. नेक्स्ट इज पैसेज ऑफ आयन अलाउ मूवमेंट of ions, proteins, RNAs एक्सेट्रा. देखिए जो अब ये जो न्यूक्लियर पोर है जो हमने देखा कि ये मूवमेंट को अलाउ करता है, तो जो यहाँ पे आयंस बन रहे हैं या आयंस के जो रिक्वायरमेंट है वो मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी. यहाँ पे इसके अंदर चैनल्स होते हैं ऐसे जो कि आयंस की मूवमेंट करते हैं. वाटर की मूवमेंट भी होती है, वाटर की मूवमेंट भी इसके थ्रू होएगी. जो भी मूवमेंट होएगी वो जो भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं उनके थ्रू होएगी. नेक्स्ट पॉइंट है शेप मेंटेन. जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन करके रखेगा, एक रिजिड स्ट्रक्चर बना के रखेगा कि वो उसकी शेप ना चेंज हो, इसलिए उसकी मेंटेन करके रखेगा शेप को. नेक्स्ट चीज
बैरियर बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये बैरियर का काम भी करेगा, जो न्यूक्लियोप्लाज्म के प्रोटीन्स होंगे उनको डिफ्रेंशिएट करेगा साइटोप्लाज्म के प्रोटीन से, कि ये साइटोप्लाज्म के प्रोटीन है और ये न्यूक्लियस के प्रोटीन है, उनकी मिक्सिंग नहीं होने देगा, उनके बीच में एक बैरियर की तरह काम करेगी ये जो मेम्ब्रेन होती है। नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस। इट इज स्फेरिकल इन शेप, spherical in shape. Content of nucleolus is continue with the content of nucleoplasm. Content of nucleolus continue with न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोलस होता है उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, तो जो उसका कंटेंट होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ मिक्स होता है। जैसे ये न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट है और ये न्यूक्लियोलस का है, तो ये इसके साथ मिक्स है, इसलिए हम कहेंगे कि कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस कंटिन्यू विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट इज इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से इसका कंटेंट उसके साथ कंटिन्यू में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लार्जर एंड मोर न्यूमरस nuclei are present in actively protein synthesis cells। अब देखिए, larger and more nuclei are present इन एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस सेल। जो सेल जिसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस हमें ज़्यादा चाहिए, जैसे मसल सेल्स है या कोई भी और सेल है जिसके अंदर हमें प्रोटीन्स ज़्यादा चाहिए, लीवर सेल्स है, तो वहाँ पे लार्जर और मोर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट। एक न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े और बहुत सारे न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होंगे, इसलिए हम कहेंगे कि एक्टिवली सिंथेसाइज प्रोटीन के जो सेल होते हैं जहाँ पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा होती है, वहाँ पे न्यूक्लियोलाई का नंबर और उसका साइज हमेशा बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेनली formed of RNA and non-histone proteins। non-histone प्रोटीन, जो ये न्यूक्लियोलस होता है ये मेनली आरएनए का होता है और इसके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट चीज, इसको हम कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ आरआरएनए, ऑल्सो नोन एज स्टोर हाउस ऑफ आरआरएनए। स्टोर हाउस ऑफ आरआरएनए। जो आरआरएनए होता है उसकी सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होती है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि उसका स्टोर हाउस है। यहाँ पे उसकी सिंथेसिस भी होएगी और स्टोर भी होएगा। तो न्यूक्लियोलस आरआरएनए की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। सो इट्स फर्स्ट फंक्शन, इट इज द साइट ऑफ बायोजेनेसिस ऑफ आरआरएनए। जो ये न्यूक्लियोलस है ये साइट ऑफ बायोजेनेसिस ऑफ आरआरएनए है। यहाँ पे आरआरएनए की सिंथेसिस हो रही है और ये स्टोर भी हो रहा है। एंड स्टोर हाउस ऑफ आरआरएनए, स्टोर हाउस ऑफ आरआरएनए। नेक्स्ट इज it also play important role in spindle formation during cell division।
important role in spindle formation during cell division. तब सेल की डिवीज़न होएगी। देखिए ये सेल की डिवीज़न हो रही है, किसी भी ये ऐसे यहाँ पे डिवीज़न के सारे सेल साइकिल चल रहा है। तो सेल डिवीज़न में यहाँ पे जो स्पिंडल फॉर्मेशन बनते हैं जिसकी वजह से क्रोमोसोम अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो उसका सिंथेसिस भी न्यूक्लियोलस में हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसीव राइबोसोमल प्रोटीन। राइबोसोमल प्रोटीन from cytoplasm and combine। अब इसके बाद कंबाइन करेंगे rRNA प्लस राइबोसोमल प्रोटीन to form राइबोसोमल सब यूनिट। अब देखिए क्या होता है कि जो आरएनए प्रोटीन है ये यहाँ पे साइटोसोल है, साइटोसोल से जो राइबोसोमल प्रोटीन है, ये राइबोसोमल प्रोटीन ये यहाँ से अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद ये कंबाइन करेगा आरआरएनए के साथ। राइबोसोमल कंबाइन विद आरआरएनए के कंबाइन करने के बाद ये जो राइबोसोमल की सब यूनिट्स होती है उनकी फॉर्मेशन करता है। राइबोसोमल सब यूनिट की फॉर्मेशन, तो इसलिए कहेंगे इसको हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं इसी वजह से, राइबोसोम प्रोड्यूसिंग मशीनरी फैक्ट्री। तो इसको हम एक दूसरा नाम देंगे जिसको हम कहेंगे राइबोसोमल प्रोड्यूसिंग मशीनरी ऑफ सेल। मशीनरी ऑफ सेल। देखिए राइबोसोमल प्रोटीन के साथ आरआरएनए मिला, उसने राइबोसोम के सब यूनिट्स की फॉर्मेशन की, इसलिए हम इसको कहेंगे राइबोसोमल प्रोड्यूसिंग मशीनरी ऑफ सेल। So this is all about nucleolus. Next is nucleoplasm. So nucleoplasm is also known as nuclear matrix or karyolymph. Nuclear matrix or karyolymph. Continue with the chromatin fibers and nucleolus. Continue with nucleolus and chromatin fiber। देखिए जो ये न्यूक्लियोलस है और ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स के थ्रेड हमें दिख रहे हैं, ये सब कुछ न्यूक्लियर मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसको हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स और कैरियोलिम्फ बोल रहे हैं। ये सब कुछ इसी के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम कहेंगे कंटिन्यू विद न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन फाइबर। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट, होमोजेनस। देखिए ये ट्रांसपेरेंट है, जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है वो ट्रांसपेरेंट है, ये पूरे में है लेकिन हमें दिख नहीं रहा, तो ये ट्रांसपेरेंट है। पूरे सेल में इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो एक जैसी होती है, सेम मटेरियल पूरे सेल में प्रेजेंट होएगा, इसलिए हम बोलेंगे होमोजीनस है। सेमी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड है। कोलोइडल ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस। हमने देखा कि न्यूक्लियोप्लाज्म में पूरे में ये होमोजेनस और ट्रांसपेरेंट की तरह फॉर्म है, और जो ये
किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये सेमी फ्लूइड में है, ना तो ये लिक्विड है और ना ही ये सॉलिड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सेमी फ्लूइड में प्रेजेंट है, और इसको हम कहते हैं कोलोइडल ग्राउंड सब्सटेंस भी कहेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, प्रोटीन, आयंस, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम एक्सेट्रा, ये सारे आयंस इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। जो ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स से देखिए, दोबारा से देखते हैं कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है जो कि आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का बना है और सिंथेसिस करता है आरआरएनए की सिंथेसिस करें। फिर इसके अंदर हमने न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। जो न्यूक्लियोप्लाज्म था वो कंटिन्यू विद न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर्स है, ट्रांसपेरेंट होता है, होमोजीनस है, सेमी फ्लूइड उसका नेचर है, और जो इसके अंदर थ्रू आउट प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, प्रोटीन, सोडियम, कैल्शियम और पोटाशियम इज क्रोमेटिन फाइबर also known as nuclear chromatin. It is found in interphase stage. तब सेल डिवाइड होता है तो उसकी इंटरफेस स्टेज होती है, वहां पे हमें क्रोमेटिन फाइबर्स दिखते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म may contain thread like coiled, much elongated स्ट्रक्चर्स। देखिए ये न्यूक्लियोप्लाज्म है और इसके अंदर जो ये डार्क पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड क्रोमेटिन, क्योंकि जो क्रोमेटिन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कंडेंस्ड फॉर्म में, कंडेंस्ड, और एक होता है उससे थोड़ी सी लूज होती है, डिफ्यूज्ड फॉर्म होती है। डिफ्यूज्ड फॉर्म में जो कंडेंस्ड होएगा उसको हम बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। जो ये यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो डार्क स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड क्रोमेटिन, और इसको दूसरा नाम होता है हेट्रोक्रोमेटिन। वहीं पे जो इसके बीच में लूज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे वो बहुत ही पतले लंबे थ्रेड्स होंगे, उसको हम बोलेंगे यूक्रोमेटिन और डिफ्यूज्ड क्रोमेटिन। तो देखिए जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो थ्रेड लाइक, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोइल्ड होते हैं, ऐसे नहीं होंगे, ये ऐसे होंगे कि थ्रेड लाइक है और ऐसे कोइल्ड है, ये ऐसे होंगे, और इलोंगेटेड होंगे, लंबे स्ट्रक्चर्स होंगे। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये पूरे न्यूक्लियस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होएंगे, मतलब पूरे में प्रेजेंट होएंगे। ये नहीं होएगा कि कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा, ये पूरे के अंदर ही प्रेजेंट होएंगे। नेक्स्ट इज बेसिक डाई से ये स्टेन करते हैं। बेसिक डाई सच एज फ्यूजिन डाई। जो ये क्रोमेटिन वाला पार्ट है ये डाई से स्टेन होएगा, ये हमें ऐसे नहीं दिखेगा, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए हमें उसको बेसिक डाई से स्टेन करना पड़ेगा। और जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं फ्यूजन डाई। जो ये फ्यूजन डाई होती है इससे ये स्टेन करेंगे और हमें ये दिखेगा। जो कंडेंस्ड फॉर्म है, यूक्रोमेटिन फॉर्म है, ये दोनों इससे दिखेगी हमें। So this is all about nucleus. This question. So our first question is controlling center and mastermind of cell is called nucleolus, mitochondria, nucleus and ribosome. So इसका आंसर आएगा न्यूक्लियस, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो ही हमारी बॉडी की हर फंक्शन को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसके अंदर हर फंक्शन के लिए कोडिंग होती है, और उसकी वजह से वो मास्टरमाइंड और कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल कहलाता है। Second is nuclear pore are formed of dissolution of 2 membrane
फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, सेपरेशन ऑफ टू मेम्ब्रेन एंड रप्चरिंग ऑफ टू मेम्ब्रेन। सो इसका आंसर आएगा फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने देखा जैसे ये सेल है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है यहाँ पे, और जो न्यूक्लियस की दोनों मेम्ब्रेन होती है ये कई जगह पे ऐसे फ्यूज होती है और यहाँ पे पोर की फॉर्मेशन होती है। तो इस मेम्ब्रेन की फ्यूजन की वजह से पोर की फॉर्मेशन हुई, इसलिए आंसर आएगा फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। थर्ड क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज सिंथेसिस ऑफ। हमने देखा जो ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन होता है इसका फंक्शन होता है आरआरएनए की सिंथेसिस करना, आरआरएनए की सिंथेसिस करना, आरआरएनए की सिंथेसिस करना। सो इसलिए इसका आंसर आएगा आरआरएनए, क्योंकि न्यूक्लियस होता है वो सिंथेसिस करता है एमआरएनए की, और जो न्यूक्लियोलस है वो सिंथेसिस करेगा आरआरएनए की। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्क्वेन एंड फ्लेमिंग। जो रॉबर्ट हुक था उन्होंने डिस्कवरी की थी सेल की, जो स्क्वेन था स्क्वेन ने दी थी सेल थ्योरी, जो रॉबर्ट ब्राउन था उसने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, और जो फ्लेमिंग था इन्होंने क्या किया, जो न्यूक्लियस था न्यूक्लियस को स्टेन किया, बेसिक स्टेन किया, बेसिक डाई से बेसिक डाई यूज़ की स्टेन किया, और उसमें जो उसको स्ट्रक्चर्स दिखे उसको उसने टर्म दी क्रोमेटिन, और इस क्रोमेटिन टर्म दी थी फ्लेमिंग ने, इसलिए न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोलस, नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये ठीक है, हमने यहाँ पे न्यूक्लियोलस बनाया था, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। साइट फॉर एक्टिव आरआरएनए सिंथेसिस, आरआरएनए की सिंथेसिस कर रहा है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखिए जो सेल होता है उसके अंदर इन्होंने क्या बोला है कि जो न्यूक्लियोलाई होती है, न्यूक्लियस होता है वो ज़्यादा होता है और बड़ा होता है, लार्जर एंड मोर न्यूमरस, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर हमें प्रोटीन की सिंथेसिस चाहिए होती है। तो ये ठीक है, सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। सो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि तीनों आंसर ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, please like, share and comment and let us know which topic you want to learn next.